स्टूडेंट, आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 11 के व्यवसाय के अध्ययन में चैप्टर नंबर 9 संचार एवं भंडारण, कम्युनिकेशन एंड वेयर हाउसिंग। और हमारा आज का टॉपिक है भंडारगृहों के प्रकार, टाइप्स ऑफ वेयर हाउसेस। तो हम स्टार्ट करते हैं भंडारगृह के प्रकारों से। तो पहला है इसमें निजी भंडारगृह, दूसरा है सार्वजनिक भंडारगृह, तीसरा है बंधक भंडारगृह, चौथा है सरकारी भंडारगृह और पांचवा है सहकारी भंडारगृह। आइए तो हम स्टार्ट करते हैं एक एक भंडारगृहों को पढ़ना कि जो भंडारगृह हैं वो उनके प्रकारों को। तो पहला हम पढ़ते हैं निजी भंडारगृह। उत्पादकों, थोक व्यापारियों अथवा फुटकर व्यापारियों के स्वामित्व में अपने माल को संग्रहित करने के लिए जो भंडारगृह होते हैं उन्हें निजी भंडारगृह कहते हैं। सामान्यतः यह भंडारगृह ऐसे स्थान पर स्थापित किए जाते हैं जहां से माल का आवागमन कुशलता पूर्वक किया जा सके। निजी भंडारगृह अलग भवन में हो सकते हैं या बहुउद्देशीय व्यावसायिक स्थान पर जहां भंडारण के साथ अन्य व्यावसायिक गतिविधियों का भी संचालन किया जा सके। तो जो निजी भंडारगृह हैं, जो प्राइवेट वेयर हाउस होते हैं, वह जो प्रोड्यूसर हैं या होलसेलर हैं या रिटेलर हैं उनके निजी स्वामित्व में, यानी जो हमारे थोक व्यापारी, फुटकर व्यापारी या जो हमारे उत्पादक हैं वह अपने उत्पादित माल को संग्रहित करने के लिए जो जिस भंडारगृह का प्रयोग करते हैं वह निजी भंडारगृह होते हैं। इन भंडारगृहों पर, इन वेयर हाउसेस पर इन्हीं का स्वामित्व होता है, इन्हीं का नियंत्रण होता है। और इस तरह के जो वेयर हाउसेस हैं वो नॉर्मली ऐसे स्थान पर, ऐसे प्लेस पर बनाए जाते हैं या ऐसे स्थान पर होते हैं जहां ट्रांसपोर्टेशन आसानी से किया जा सके, आवागमन आसानी से किया जा सके। ये जो भंडारगृह हैं, निजी भंडारगृह हैं, ये हमारे बिजनेस के जो प्लेस है उससे अलग भी हो सकते हैं, उससे कहीं आसपास भी हो सकते हैं और ऐसे स्थान पर भी हो सकते हैं जहां से हम अपने बिजनेस की एक्टिविटीज़ को ऑपरेट कर सकें, अपने व्यवसाय की जो क्रियाएं हैं उनको वहां से हम संचालित कर सकें। दूसरा है हमारा सार्वजनिक भंडारगृह, पब्लिक वेयर हाउस। एक सार्वजनिक भंडारगृह वह भंडारगृह होता है जिसे उत्पादक, व्यापारी या कोई भी व्यक्ति शुल्क या फीस देकर अपने माल का संग्रहण करने के लिए प्रयुक्त करता है। सार्वजनिक भंडारगृह सार्वजनिक उपयोग के लिए होते हैं। इनके संचालन का लाइसेंस सरकार प्रदान करती है। इनका शुल्क निर्धारण व नियमन भी सरकार द्वारा किया जाता है। तो जो सार्वजनिक पब्लिक जो वेयर हाउस होते हैं, ऐसे वेयर हाउस होते हैं जिन पर प्रोड्यूसर या व्यापारी का कोई स्वामित्व नहीं होता, बल्कि जो हमारे उत्पादक या व्यापारी होते हैं, बिजनेसमैन होते हैं, वो एक निश्चित फीस पे करके अपने जो प्रोडक्ट है, अपना जो माल है, उसको वहाँ स्टोर करने का काम करते हैं। और जो पब्लिक वेयर हाउस होते हैं वो पब्लिक यूज़ के लिए होते हैं और इनकी जो फीस होती है, इनका जो लाइसेंस होता है वो गवर्नमेंट द्वारा दिया जाता है और गवर्नमेंट ही इनकी फ़ीस को डिसाइड करती है और इनसे रिलेटेड जो रूल्स ऑफ रेगुलेशन होते हैं वो भी गवर्नमेंट डिसाइड करती है। जो पब्लिक सार्वजनिक भंडारगृह वस्तुओं व माल की सुरक्षा की पूर्ण जिम्मेदारी लेते हैं। इसी के साथ इनके द्वारा रेल तथा सड़क परिवहन जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाती हैं, इसलिए इनका निर्माण रेलवे तथा मुख्य सड़कों के आसपास किया जाता है। इस प्रकार के भंडारगृह छोटे उत्पादकों के लिए विशेष उपयोगी होते हैं क्योंकि वह अपने माल के संग्रहण के लिए निजी गोदाम नहीं बना सकते। तो जो पब्लिक वेयर हाउस होते हैं वह पूरी माल की पूरी सिक्योरिटी की फुल गारंटी लेते हैं, फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं और साथ ही ट्रांसपोर्टेशन की भी सुविधाएं उनको उपलब्ध कराई जाती हैं। और यही कारण है कि जो पब्लिक वेयर हाउसेज होते हैं उनका निर्माण, यानी जो बनाए जाते हैं, जो पब्लिक वेयर हाउस जो बनाए जाते हैं वो नॉर्मली रेलवे स्टेशन के आसपास या जो मेन रोड होती है, जो मेन हाईवे होता है, उसके आसपास तैयार किए जाते हैं। और यह जो वेयर हाउस है वो ऐसे बिजनेसमैन के लिए यूज़फुल होता है जिनका व्यवसाय छोटा है, क्योंकि जो छोटे व्यापारी होते हैं, छोटे बिजनेसमैन होते हैं, वह अपने माल के स्टोर के लिए अलग से गोदाम की व्यवस्था नहीं कर पाते हैं। तो ऐसी स्थिति में यह जो पब्लिक वेयर हाउस है इनके लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होते हैं। तीसरा है बंधक भंडारगृह। बंधक भंडारगृह वह होते हैं जिन्हें सरकार लाइसेंस देती है
वह आयातक द्वारा आयातित उस माल का संग्रहण कर सकते हैं जिस पर कोई आयात कर या सीमा शुल्क अदा नहीं किया गया है। यानी जो बंधक भंडार गृह हैं, मॉर्टगेज वेयर हाउस हैं, वह ऐसे भंडार गृह होते हैं जिनको सरकार लाइसेंस देती है, और जो आयातक है, जो माल मंगाने वाले देश, जो बाहर देश से माल मंगाते हैं, उनके द्वारा जो माल मंगाया जाता है उसका स्टोर करके ये अपने पास रखते हैं, और वह भी उस कंडीशन में जब वह उस माल पर जो आयात कर होता है या जो सीमा शुल्क होता है उसको अदा नहीं करते हैं। तो जो माल बाहर से आयात करके जब आयातक अन्य देश से माल का आयात करता है तो उसे उस पर शुल्क या आयात कर देना पड़ता है। आयात कर के भुगतान के बाद ही वह अपना माल डॉक्स में ले जा सकता है, गोदी में ले जा सकता है। परंतु कभी कभी आयातक इस स्थिति में नहीं होता है कि वह आयात कर की राशि का भुगतान कर सके, अथवा उसे अपने पूरे माल की एक साथ आवश्यकता नहीं होती है। तो उस दिशा में कस्टम अधिकारियों की विशेष अनुमति से इस माल को बिना आयात कर दिए गोदी से उठाकर बंधक भंडार गृह में रख दिया जाता है। इन भंडार गृहों का जो स्वामी होता है उसे इस बात का आश्वासन देना पड़ता है कि आयात शुल्क का भुगतान होने पर ही वह इस माल को आयातक को सौंपेगा। आयातक शुल्क का भुगतान करने के उपरांत ही अपने माल को यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। बंधक भंडार गृहों में जो माल रखा जाता है उसे बंधक माल कहा जाता है। यानी जब हम बाहर देश से माल मंगाते हैं तो ऐसी कंडीशन में उस पर हमें फीस या इंपोर्ट टैक्स देना पड़ता है, और जब उस पर टैक्स का भुगतान होता है तभी वह उसे डॉक से ले जा सकता है। परंतु कभी कभी जो इम्पोर्टर होता है, हमारा जो आयातक है, वह इस कंडीशन में नहीं होता है कि वह आयात कर का भुगतान कर सके, या उसे संपूर्ण माल की आवश्यकता नहीं होती है। तो ऐसी कंडीशन में जो हमारे कस्टम ऑफिसर होते हैं उनकी परमिशन से इसे डॉक से उठाकर जो हमारे मॉर्टगेज वेयर हाउसेज हैं, बंधक भंडार गृह हैं, उसमें रख दिया जाता है। और जो इन भंडार गृहों के मालिक होते हैं, जो इन बंधक भंडार गृहों के मालिक हैं, उन्हें कस्टम ऑफिसर्स को प्रॉमिस करना होता है या इस बात का उन्हें विश्वास दिलाना होता है कि जब तक जो आयातक इस माल पर आयात कर का भुगतान नहीं कर देगा तब तक वह इस माल को आयातक को नहीं सौंपेंगे। और इस प्रकार का जो माल होता है वह बंधक माल कहलाता है। बंधक भंडार गृहों के अनेक लाभ होते हैं। आयातक माल पर आयात कर का भुगतान न करके अपनी राशि को गिरने से बचा लेता है। वह धीरे धीरे ग्राहकों की आवश्यकता अनुसार माल को निकालकर उस पर आयात कर चुकाता रहता है। दूसरे शब्दों में आयात कर का भुगतान एक साथ न करने से बच जाता है और किस्तों में सुविधा अनुसार भुगतान कर देता है। तो जो बंधक भंडार गृह है उससे जो आयातक है, इम्पोर्टर है, उसको कई लाभ होते हैं। एक तो जो डॉक है वो गिरने से बच जाता है। यानी अगर मान लीजिए बंधक भंडार नहीं होंगे तो सारा माल डॉक पर पड़ा रहेगा, तो और माल कैसे आएगा। तो बंडर जो डॉक होता है, जो हमारा गोदी होती है, उसका स्थान गिरने से बच जाता है। दूसरा, जो ग्राहक है, जो हमारा आयातक है, वह ग्राहकों की आवश्यकता अनुसार थोड़ा थोड़ा माल निकाल कर उस पर आयात कर चुकाता रहता है। और दूसरे शब्दों में अगर हम बात करें तो जो आयातक है वह एक साथ आयात कर चुकाने से बच जाता है। अगला है सरकारी भंडार गृह। ये वह भंडार गृह होते हैं जिनका स्वामित्व, प्रबंध एवं नियंत्रण पूर्णतः सरकार के पास होता है। सरकार सार्वजनिक क्षेत्र में स्थापित संगठनों द्वारा इनका प्रबंधन करती है, जैसे भारतीय खाद्य निगम, राज्य व्यापार निगम, केंद्रीय भंडारण निगम इत्यादि। तो सरकारी भंडार गृह ऐसे भंडार गृह होते हैं जिनका स्वामित्व यानी जिनके स्वामी सरकार होती है, जिनकी प्रबंध व्यवस्था सरकार द्वारा की जाती है, जिन पर पूरा कंट्रोल गवर्नमेंट का होता है, और इनकी जो स्थापना होती है वो पब्लिक सेक्टर के द्वारा स्थापना इनकी की जाती है। जैसे भारत में भारतीय खाद्य निगम FCI, राज्य सरकार नियम, राज्य व्यापार निगम STC, स्टेट ट्रेड कॉरपोरेशन, केंद्रीय भंडारण निगम यानी सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन, ये इसके उदाहरण हैं। आगे हम बात करते हैं सहकारी भंडार गृह की। कुछ विपणन सहकारी समितियां या कुछ सहकारी समितियां अपनी सहकारी समिति के सदस्यों के लिए अपने भंडार गृह स्थापित कर लेती हैं। वह सहकारी भंडार गृह कहलाते हैं। सहकारी समितियां ही इन भंडारगृहों का प्रबंधन व नियंत्रण करती हैं। यानी जो मार्केटिंग सोसाइटीज़ जो होती हैं वह, या जो
कृषि सहकारी समितियां हैं वह अपने सदस्यों को सुविधा प्रदान करने की दृष्टि से अपने भंडारगृह स्थापित करती हैं, और इस तरह के जो भंडारगृह हैं वो सहकारी भंडारगृह कहलाते हैं। और जो सहकारी भंडारगृह होते हैं उनके प्रबंध, उनके नियंत्रण की संपूर्ण व्यवस्था इन समितियों के पास ही होती है। सो स्टूडेंट, ये था भंडारगृह के प्रकार जो आपको समझ में आए होंगे। इनसे रिलेटेड यदि आपके कोई डाउट्स हैं, क्वेरीज हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं या आप डायरेक्ट मुझसे पूछ सकते हैं। सो थैंक यू।